हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग, जैसा कि मैंने कल कहा था, हम लोग नए यूनिट की शुरुआत करेंगे, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज जो हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, उसका यूनिट का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यह 12th के जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें यूनिट 7 करके दिया है। 11 12 दोनों बुक को मिला के इन्होंने यूनिट का नाम दिया है। तो अगर 12th के नजरिए से देखा जाए तो यह हमारा सेकेंड यूनिट होगा, दूसरा यूनिट होगा जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यानी कि आनुवांशिकी तथा विकास। ठीक है, ये हमारा यूनिट हुआ जिसके अंतर्गत हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से एक चैप्टर होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि वंशागति और विविधता के सिद्धांत। उसके बाद से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम देखेंगे, यानी कि जो वंशागति होती है उसके आणविक आधार क्या है। उसके बाद से हम इस यूनिट के अंतर्गत थर्ड चैप्टर में इवोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक, तो ये हमारा आज का चैप्टर रहा। चैप्टर 4 करके है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि वंशागति के सिद्धांत और विविधता। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा जैसे यूनिट है जेनेटिक्स है, यानी कि आनुवांशिकी है। तो जेनेटिक्स आखिर होता क्या है, थोड़ा हम इसके बारे में जानेंगे। जेनेटिक्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जेनेटिक्स जीनो वर्ड से बना है। जेनेटिक्स जो है यह जीनो वर्ड से बना होता है, जिसका मतलब होता है टू जेनरेट या टू प्रोड्यूस। यानी कि जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हैं, उसमें हमने देखा था कैसे मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट जब मेट करते हैं तो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि नए संतति को जन्म देते हैं। ठीक है, यानी नए संतति को प्रोड्यूस करना, जन्म देना हमने जनन में देखा था। बस वही चीज है, वह जनन से ही रिलेटेड ये टर्म है जेनेटिक्स। यानी कि जब मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट जब मेट करते हैं, उनसे जो संतति बनती है, तो उस संतति में मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं, उसी का अध्ययन हम जेनेटिक्स के अंतर्गत, आनुवांशिकी के अंतर्गत करते हैं। तो हमारा जेनेटिक्स जो है, इसकी परिभाषा ये हो जाएगी। जेनेटिक्स को ऐसे हम परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे जेनेटिक्स को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो क्या कहेंगे जी, जेनेटिक्स में हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं। यानी कि जेनेटिक्स वह ब्रांच है बायोलॉजी का जिसके अंतर्गत हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब इनहेरिटेंस और वेरिएशन यही हमारे चैप्टर के नाम भी हैं। चैप्टर जो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमने क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि वंशागति के सिद्धांत, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें दोनों टर्म आएंगे, दोनों टर्म का पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद से कुछ बेसिक चीजों का आज हम जानेंगे। आज हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत कितने बेसिक टर्म्स आ रहे हैं आज हम उसको जानने का प्रयास करेंगे, उसके मतलब को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनहेरिटेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है, यानी कि वंशागति क्या है। आपने आनुवंशिकी का परिभाषा देख लिया, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो देख लिए कि आनुवंशिकी वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं। तो वंशागति आखिर क्या होती है, यानी कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इसमें एक चीज लिखी गई है कि वंशागति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनक के लक्षण संतति में आते हैं। यानी कि जो पेरेंट्स से जो लक्षण हैं बच्चों में कैसे जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी कि वंशागति कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे हमें कोई मार्केट से चीज लेके जाने, भूख ही लगी है हमें, तो हम कुछ बाहर से खाने के लिए मंगाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने ऑर्डर कर दिया, डोमिनोज से पिज्जा मंगाया, जो चीज भी हमें अच्छा लगा उस चीज को हमने ऑर्डर किया। तो उस रेस्टोरेंट से होके घर तक पहुंचने, जो भी मैंने ऑर्डर किया रेस्टोरेंट से होके घर तक पहुंचा, वो इनहेरिटेंस कहलाएगा। यानी कि वहां से घर तक आने की प्रक्रिया इनहेरिटेंस कहलाएगी। वैसे ही जो गुण माता पिता से होके बच्चों तक आते हैं वह इनहेरिटेंस के जरिए आते हैं। यानी गुण का ट्रांसफर होके, माता पिता से ट्रांसफर होके बच्चे तक आना इनहेरिटेंस है।
अब वो गुण क्या आया, लक्षण क्या आया, वो जो एक्सप्रेस होगा वो हेरिडिटी होगी, ठीक है। बस जिनका मतलब लक्षण का माँ बाप से बच्चों में आना ही इनहेरिटेंस है, वंशागति है। उसके बाद से लक्षण आ जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है, उस लक्षण में जो सूचना छुपी हुई है उसके हिसाब से वो एक्सप्रेस कर रहा है उस इंडिविजुअल में, नए इंडिविजुअल में, वो हेरिडिटी के अंतर्गत आता है। लेकिन माँ बाप से हम क्या कहेंगे, वंशागति में माँ बाप से लक्षणों का ट्रांसफर होके उसके संतति तक पहुंचना वंशागति कहलाता है, यानी कि इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस जब हमने देखा तो उसके बाद से फिर ये टर्म आया है वेरिएशन। क्या आया है, वेरिएशन यानी कि विविधता। ये वेरिएशन क्या होता है, तो जनक और संतति में यानी कि पेरेंट्स और उनके चाइल्ड में जिन लक्षणों में जो अंतर पाया जाता है, लक्षणों में जो विविधताएं पाई जाती है वही वेरिएशन कहलाता है, विविधता कहलाता है। यानी कि लक्षण कितने एक दूसरे से अलग हैं, यानी कि माँ बाप में जो लक्षण है वो बच्चे तक गए तो सही, लेकिन वो कितने, बच्चा जो बना वह माँ बाप से कितना भिन्न है, उसमें वो कितना असमान है, कितनी समानता असमानता दर्शा रहा है माँ बाप से, यह वेरिएशन कहलाएगा, यानी कि विविधता कहलाएगी। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने चर्चा करा था कि ये जो वेरिएशन होता है, विविधताएं होती है, वो क्यों होती है। जैसे कल ही मैं जब चर्चा कर रही थी तो उसमें बताया था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लैंगिक जनन जब जीवों में होता है, तो उस क्रम में गैमेट्स बनते हैं। जैसे मान लो कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, दो पेरेंट चाहिए होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। उसमें मेल पेरेंट में हमने देखा था कि नर युग्मक बन रहा था, यानी कि जो नर जो जनक थे उसमें नर युग्मक बना, मादा जो जनक थी उसमें मादा युग्मक बना, दोनों को में युग्मक बना जो हैप्लॉइड था, अगुणित था। ये युग्मक बनने की क्रिया के दौरान हमने देखा था कि मियोसिस हुआ था, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। ठीक, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान हमने बताया था कि रिकम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन होता है। और जब क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन होता है तो जो जेनेटिक कंपोजिशन माँ बाप में होते हैं उनके जो डीएनए में होता है, जीन में होता है, आगे डीएनए जीन जो नए नए टर्म आ रहे हैं इसको लेके घबराना नहीं है, हम सारे टर्म को धीरे धीरे देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जीन होती है, वो थोड़े मॉडिफायर रूप में, कल ही हम बता रहे थे, मॉडिफाइड होके मतलब रूपांतरित होके संतति में जाती है। किस कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण, रिकम्बिनेशन के कारण और म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन भी एक प्रक्रिया होती है जो डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव लेके आती है, यानी कि डीएनए में जो सूचना छिपी होती है वह हमारे अंदर हमेशा कभी ना कभी भी म्यूटेशन हो सकता है, तो वो म्यूटेशन की वजह से सूचनाओं में थोड़ा रूपांतरण हो जाता है, इसलिए वो भिन्न हो जाती है। ठीक है, तो माँ बाप से जो संतति में इंफॉर्मेशन जाती है, लक्षण जाते हैं, सूचनाएं जाती हैं, वो विविध हो जाते हैं, मतलब असमान होते हैं। जैसे जैसे मैं अपने आप को कहूँ कि मैं अपने माँ बाप की तरह हूबहू नहीं दिखती, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, उनके साथ की वजह से मेरा जन्म हुआ है, मैं हूबहू अपने माँ बाप के जैसे नहीं दिखती, ना ही मेरे भाई बहन हैं जो हूबहू माँ बाप के जैसे दिखते हैं या फिर मेरे जैसे दिखते हैं। तो ये क्या हुई, असमानताएं हो गई, यानी कि माँ बाप से जो जनक है, माँ बाप यानी कि जनक और संतति में जो लक्षणों की असमानता है, जो अंतर है, वही विविधता कहलाती है। तो ये हमारा वेरिएशन रहा, विविधता रही, जिसको हमने डिफाइन किया। ठीक, अब इसको देखने के बाद से, इन सारे टर्म्स को देखने के बाद से हम वैसे टर्म्स की चर्चा करेंगे जो इस चैप्टर के अंतर्गत, हर टॉपिक के अंतर्गत कभी ना कभी इनका जिक्र होगा ही होगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन टॉपिक्स, उन मतलब टर्म्स को ही देख लेते हैं, उनके मतलब को समझ लेते हैं, उसके बाद से हम मेन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस श्रेणी में, इस सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे लक्षण और विशेषक। ये बार बार आएंगे, ये टर्म बार बार आएगा। ठीक है, तो लक्षण क्या है, यानी कि लक्षण को इंग्लिश में हम कैरेक्टर कहते हैं, जबकि विशेषक को ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो लक्षण और विशेषक देखने हैं। इसके लिए हम देखेंगे, जैसे जैसे अगर मैं अपनी बात कहूं कि मेरा रंग कैसा है, ठीक है, मेरा फीचर है, मतलब किसी एक बंदे को देखा जाए, किसी की पर्सनालिटी को देखा जाए, हम कहेंगे उसमें क्या क्या फीचर है, तो फीचर में क्या कहेंगे, रंग सांवला है, बाल लंबे हैं, छोटे हैं, बाल करली हैं, सीधे हैं, आंखों का रंग काला है। ठीक है, ये सारे फीचर है। मेरी हाइट कितनी है, मीडियम हाइट है, मैं छोटी हूँ या फिर मैं लंबी हूँ, ये सारे क्या हुए,
फीचर्स हुए, यानी कि मेरे कैरेक्टर हुए, यानी कि मेरे लक्षण हुए, ठीक है। और जैसे मेरा मान लो कि लंबाई के ले लेती हूँ, मेरी लंबाई कैसी है, ये मेरा फीचर हो गया, ठीक है, यानी कि मेरा कैरेक्टर हो गया, लक्षण हो गया। लेकिन मेरी लंबाई है कैसी, मीडियम लेंथ की हूँ या फिर छोटी हूँ, ये मेरा ट्रेट हो गया, ठीक है। लंबाई, जैसे आंखों का कलर एक कैरेक्टर हो गया, यानी कि एक लक्षण हो गया। अब मेरे आंख का कलर कैसा है, काला है, भूरा है या फिर नीला है, ये हो गया ट्रेट, यानी कि विशेषक, ठीक है। तो ये जो लक्षण हो गए, आंखों का रंग या मेरा फिर लेंथ हो गया, हाइट कितनी है, ये सारे कैरेक्टर हुए, यानी कि लक्षण हुए। लेकिन मेरी हाइट कितनी है, ठीक है, ये हो गया विशेषक, ठीक है। मेरी आंखों का रंग, चाहे बालों का रंग ले लो, बालों का रंग क्या है, एक कैरेक्टर हो गया, लक्षण हो गया। लेकिन बाल का रंग है कैसा, काला है, भूरा है, बरगंडी है, ये कैसा है, ये हो गया ट्रेट, यानी कि विशेषक हो गया, ठीक है। तो ये सारे डिसाइड किसकी वजह से होते हैं, इसके लिए हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। इसमें हम देखेंगे क्रोमोसोम के बारे में। ये रहा एक क्रोमोसोम, इसको कलर चेंज कर दो, अच्छा है, एक मिनट। इसको हम क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र बना के देखेंगे। और एक गुणसूत्र रहा ये, इनका साइज और बड़ा होना चाहिए, हूबहू इसके जैसा ही होना चाहिए, इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया है। यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं, एक हाइट के हैं, एक ही टाइप के दोनों जीन है, बस मैंने क्रोमोसोम है, बस मैंने कलर अलग किया है, ठीक। तो इसको अगर हम बताएंगे तो ये जैसे है, एक ये है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम दिखाए गए हैं इसमें। ये जो सेंट्रोमियर होता है ना, इसका सेंट्रोमियर, एक गुणसूत्र में कितने सेंट्रोमियर हैं, या फिर कहीं हम गुणसूत्र देख रहे हैं, अब कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, तो सेंट्रोमियर ही डिसाइड करता है कि वो क्रोमोसोम एक है, दो है। यहाँ पे भले ही हमने 4 आर्म बनाए हैं, 2 आर्म बनाए हैं, लेकिन सेंट्रोमियर एक है, इसका मतलब ये गुणसूत्र एक है, ये भी गुणसूत्र एक ही है, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर एक है, ठीक है। तो ये अगर हम किसी सेल की बात कर लें या फिर मेरे अंदर की ही हम बात कर लें, तो ये किसी भी सेल में क्या होता है, हम कहते हैं कि मानव जाति जो है, मानव की प्रत्येक कोशिका डिप्लॉयड होती है, यानी कि द्विगुणित होती है, यानी कि प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। उस 23 जोड़े में मान लो कि ये एक जोड़ा है, क्या है, एक जोड़ा गुणसूत्र है, ठीक है। अब जब नया जीव बनता है, जैसे हमने देखा फर्टिलाइजेशन होता है, तो नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं, तो उनके संयोग को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि निषेचन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है, ठीक है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अगुणित होते हैं, यानी कि उनमें गुणसूत्र की संख्या हम n से डिनोट करते हैं, n से संकेतित करते हैं उसको, ठीक है। और जब वही फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन के बाद से जाइगोट जब बनाते हैं, युग्मज बनाते हैं, तो उनकी संख्या हम 2n कहने लगते हैं, यानी कि उनके अंदर गुणसूत्र के 2 सेट आ गए, एक सेट नर युग्मक से, एक सेट मादा युग्मक से, यानी कि जो जाइगोट बना, जिस जाइगोट से नया बेबी बनेगा, उसके अंदर एक सेट जो गुणसूत्र होगा वो माँ से मिला होगा, और एक सेट पापा से मिला होगा, वो 2 सेट लेके डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो हमारे किसी भी कोशिका को अगर हम ले लें, तो वो डिप्लॉयड होगी, द्विगुणित होगी, तो उसमें 46 गुणसूत्र होंगे, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे। थोड़ा 23 जोड़ा यहाँ मैं बोल रही हूँ, मेल और फीमेल में यहाँ थोड़ा वो हो जाता है, 22 जोड़े मेल में होते हैं, और एक जोड़ा जो होता है एक्स वाई का, वो जोड़ा नहीं बना पाता, एक्स और वाई गुणसूत्र जो होते हैं अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो 22 जोड़े प्लस एक्स वाई हम मेल में कहते हैं, यानी कि नर में कहते हैं, जबकि मानव जाति के मादा में 23 जोड़े होते हैं, क्योंकि 23वां जोड़ा जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो भी एक्स एक्स होता है, तो दोनों एक जैसे होते हैं, तो वो पेयर बना के जोड़ा बना के रहते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये एक जोड़ा है, ठीक है, ये एक सेट है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर मान लो 1 है, इसके इस पोजीशन पे कोई जीन है, ठीक है, और इसके
सेम वही क्रोमोसोम नंबर 1 है ये, और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। हमने एक पेयर की बात करी, तो मान लो कि 1 नंबर क्रोमोसोम 22-23 जोड़े जो है उसमें से एक जोड़ा 1 नंबर क्रोमोसोम है, ये भी एक पापा से मिला है, एक मम्मी से मिला है, ठीक है। तो इसके इस जो लोकेशन पे जो जीन है वही जीन इसके इस पोजीशन पे भी होगा, ठीक है। अगर इसके इस पोजीशन पे कोई जीन है तो इसके इस जो गुणसूत्र है उसके इस पोजीशन पे भी वो लक्षण होगा या फिर जीन होगा, ठीक है। अभी हम जीन के बारे में, क्योंकि उसके जीन के आगे हम स्लाइड में देखेंगे कि जीन किसे कहते हैं। जीन कह रहे हैं उसे घबराना नहीं है, लक्षण की बात कह रहे हैं तो इसको हम लक्षण ही कहेंगे, ठीक है। ये लक्षण है, ठीक है। ये है एक जोड़ा गुणसूत्र जो हूबहू देखने में एक जैसा है, और इसके जिस पोजीशन पे जो लक्षण है इसमें भी उसी पोजीशन पे वो लक्षण है। तो ऐसे जोड़ों को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि सजातीय गुणसूत्र कहते हैं, ठीक। तो ये इसमें क्या है, मान लो कि यह जीन है, यह लोकेशन है, जगह है, लोसाई जिसको कहते हैं, लोकस कहते हैं। यह मान लो कि हमारे हाइट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वजह से मेरा हाइट डिसाइड हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से कौन सा लक्षण हमारे में आएगा, हाइट वाला लक्षण आएगा। तो फिर इस दूसरा वाला जो गुणसूत्र है इसके भी इस लोकेशन पे जो खंड है, यह जो जगह है, वह भी क्या करेगा, हाइट को ही डिसाइड करेगा, ठीक है। हाइट बनाने वाला ही लक्षण यहाँ पे इसके इस जगह पे होगा। पोजीशन दोनों में सेम होना चाहिए। मान लो कि इस गुणसूत्र के इस वाले जगह पे आई कलर डिसाइड करने वाला जीन पाया जा रहा है। यहाँ टी ना लिख के हम हाइट ही लिख देते हैं। हाइट यानी कि हमारी यह लंबाई को डिसाइड करेगा, लंबाई एक लक्षण है तो लंबाई को यह बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब अगर इसको ले लें कि यह हमारे आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि मेरे आंख का रंग कैसा होगा वह यह सेगमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। गुणसूत्र का यह वाला जो भाग होगा वह मेरे इस लक्षण को डिसाइड करेगा कि मेरे आंखों का रंग कैसा होगा। तो इसके इस पोजीशन पे आंख के रंग को डिसाइड करने वाला लक्षण है, तो ये दूसरा वाला जो गुणसूत्र है उसके उसी पोजीशन पे आई कलर को डिसाइड करने वाला भी लक्षण होगा, यानी कि इसी खंड के द्वारा आई कलर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यह क्या है, यह जीन हो गया, हम इसको ऐसे जीन कहते हैं। तो जीन क्या होता है, वह होता है जैसे हमारे अंदर डीएनए जो पाया जाता है, तो डीएनए जो होता है उसका बहुत बड़ा होता है डीएनए हमारे अंदर, ठीक है। वो सारे के सारे डीएनए जितने भी होते हैं, जब आगे के चैप्टर में हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बताएंगे, नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं, ठीक है। यानी कि जो डीएनए बने होते हैं सारे के सारे फंक्शनल नहीं रहते, ठीक है। हमारे थ्रू आउट लाइफ जितना साल हम जीते हैं उसमें लगभग 10 से 20% ही जीन मतलब हमेशा वो फंक्शन करते हैं, 10 से 20% वाला हिस्सा ही एक्टिव रहता है और जीन बनाता है और उसका प्रोडक्ट हमारे शरीर को चलाने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। बाकी सारे सेगमेंट ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका मतलब वो एक्टिवेट नहीं रहते, उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, उनसे आरएनए नहीं बनता, उनसे प्रोटीन नहीं बनता, ठीक है। ये सारी चीजें आगे आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जानना है। जीन किसे कहते हैं, तो डीएनए का वह खंड जो कोई ना कोई प्रोटीन बनाता हो, अपने आप को एक्सप्रेस करता हो, यानी कि अपने आप को अभिव्यक्त करता हो, वह जीन कहलाता है। तो ये जो हमने बताया, इस खंड की वजह से, इस जीन की वजह से मान लो कि मेरे आई का रंग डिसाइड हो रहा है, इससे मेरी हाइट डिसाइड हो रही है, सेम वही चीज यहाँ इसकी वजह से हाइट डिसाइड हो रही है। तो ये तो जीन का लोकस सेम रहेगा, सेम पोजिशन रहेगा, लेकिन इसमें अंतर हो सकता है। मान लो कि अगर ये मम्मी से आया, ये पापा का है, तो यहाँ पे मान लो कि ये स्मॉल टी लेके आया, तो जीन का ही एक कहते हैं अलील होता है, युग्म विकल्पी जिसको कहता है, वह स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होता है, यानी कि जीन का थोड़ा भिन्न रूप होता है। जीन सेम है, हाइट को ही डिसाइड करेगा, लेकिन उसका थोड़ा भिन्न रूप है। मान लो कि यह टी है और यह कैपिटल टी आया, लेकिन दोनों का काम क्या है, हमारी हाइट को बनाना, ठीक है। तो वह क्या हुआ, इस जीन की वजह से हमारी हाइट बनेगी, लेकिन हाइट कैसी होगी वह एलील कंपोजिशन पे निर्भर कर सकता है। तो एलील क्या हो गया, युग्म विकल्पी क्या हो गया, तो जीन का ही डिफरेंट रूप होता है, जीन का ही थोड़ा डिफरेंट रूप एलील कहलाता है, ठीक है। तो पोजीशन इनका सेम रहेगा, तो ये लक्षण होंगे और पोजीशन सेम रहेगा, लेकिन जो विशेषक होगा वो अलग होगा, ठीक है। इसका क्या था, आंखों का रंग एक लक्षण है, जबकि रंग कैसा हो, काला या भूरा, यह विशेषक है, ठीक है। और काला या भूरा विशेषक के ऊपर ही निर्भर करता है कि कैसा विशेषक है, तो वो उस हिसाब से कलर बनाएगा, लेकिन बनाएगा क्या, आंखों का रंग ही, आंखों के रंग को ही वो डिसाइड करेगा। लोकस सेम हो गया, बस विशेषक अलग हो सकते हैं, लेकिन जीन एक ही जैसा होगा।
विशेषक अलग हो सकते हैं लेकिन जीन एक जैसा होगा। ठीक है, तो ये रहा लक्षण और विशेषक। इसके बाद से तो अलील का भी आपने देखा, अलील को अलील ही कह के हम चलेंगे, लेकिन कहीं कहीं युग्म विकल्पी भी लिखा है एनसीईआरटी में, तो उस चीज से घबराना नहीं है, अलील याद करके रखना है। ठीक, इसके बाद से हम देखेंगे अलील क्या हुआ, जीन का ही थोड़ा डिफरेंट फॉर्म होता है, जीन का ही डिफरेंट रूप होता है। इसके बाद से गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है। देखो गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन, इसमें जितना भी हम आगे चल के मेंडल के लॉज को पढ़ने वाले हैं, मेंडल के लॉज को पढ़ने वाले हैं, उसमें हमेशा हर जगह गैमेट फॉर्मेशन को दिखाना है, क्रॉस करवाना है हमें। ठीक है, तो पहले तो देख लें कि गैमेट फॉर्मेशन होता कैसे है और क्या होता है वो। अगर हम इसकी चर्चा करें तो यहाँ अगर हम एक किसी सेल को बना दें, मान लो ये मेल से आया, इसको नर के रूप में ना डिनोट करने के लिए ऐसे साइन देते हैं, और फीमेल को जब डिनोट करना होता है यानी मादा को, ऐसे उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक सेल को मैंने लिया, इसके अंदर गुणसूत्र को मैं दिखाऊंगी। ये गुणसूत्र हो गए, यहाँ पे दो जोड़े गुणसूत्र को मैं दिखा रही हूँ। मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है तो एक है, ये 2 है, 2 है। ठीक है, ये एक सेल की है। कैसा सेल है, जब जोड़े में दिखाई दे रहा है एक गुणसूत्र दोनों जोड़ा है, ये 2 नंबर गुणसूत्र का जोड़ा है, ये 1 नंबर गुणसूत्र का जोड़ा है, तो ये कोशिका डिप्लॉयड होगी। ठीक है, क्योंकि इसका हमें क्या बनाना है, गैमेट बनाना है, तो कभी भी गैमेट जो बनती है वो डिप्लॉयड कोशिका से ही बनती है, द्विगुणित कोशिका से ही बनती है। अब इसमें हम बनाएंगे ये गुणसूत्र बना, ये भी गुणसूत्र नंबर 1 हुआ, 1 हुआ, और ये 2 हुआ, 2 हुआ। ठीक, ये रहा मादा के शरीर में ऐसा रहा, और नर से ऐसा आएगा, तो दोनों से गैमेट बनाएंगे हम। क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे, तो इससे 2 गैमेट बनेगा। क्या बनेगा, इससे भी 2 गैमेट बनेगा और इससे भी 2 गैमेट बनेगा। तो इसमें हमारा कंपोजिशन क्या आ जाएगा, कंपोजिशन जो होगा वह, अगर 2 गैमेट बन रहे हैं इससे, तो एक गुणसूत्र आएगा और दूसरा वाला भी गुणसूत्र आएगा, ये पेयर अलग हो गए। क्या हो गए, पेयर अलग हो गए। ये वाला गुणसूत्र बनेगा तो इसमें भी एक रहेगा, एक दो, एक दो, इससे 2 गैमेट बने। ठीक है, इस कोशिका से 2 गैमेट बने जिसमें एक गुणसूत्र रहा ये और दूसरा वाला गुणसूत्र रहा ये हाफ हो गए, आधे आधे चले गए। ठीक है, तो ये जो 2 कोशिकाएं बन गई जिसको हम युग्मक कहेंगे, वो दोनों क्या रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणसूत्र आधा हो जा रहा है, यानी कि एक सेट गुणसूत्र इसमें रहेगा। 1 नंबर गुणसूत्र एक सेट आया, 2 नंबर वाला गुणसूत्र भी उसका एक ही सेट आया, इसमें भी एक सेट जा रहा है 1 नंबर का, और 2 नंबर का भी एक सेट जा रहा है, तो ये हैप्लॉइड हो गई कोशिका। 2 इसमें हमने गैमेट बनाए, इसमें भी क्या होगा, 2 बनेगा, तो इसका कंपोजिशन क्या हो जाए, ये गुणसूत्र रहे, ये 1 नंबर 2 नंबर, ये भी 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे संख्या आधी हो गई, एक एक सेट पहुंचेगा। ठीक है, अब जगह कम पड़ गया यहाँ, अब हमें इससे क्या बनाना है, प्रोजेनी बनानी है। क्या बनाना है, प्रोजेनी बनानी है, यानी कि गैमेट जब बन गए तो इससे क्या बनेगा, गैमेट फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा, कोई ना कोई जीव बनाएगा, जिस जीव में हम रिप्रोडक्शन ये थे क्रॉसिंग को दिखा रहे हैं वो जीव बनाएगा। ठीक है, अब मान लो कि ये आया तो ये इसके साथ जा सकता है, ये वाला
गैमेट इसके साथ फ्यूज हो सकता है या फिर इसके साथ फ्यूज हो सकता है। ठीक है, ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज हो सकता है और इसके साथ भी अपना फ्यूज हो सकता है, कॉम्बिनेशन बना सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या होगा, ये जो फ्यूज करके बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ये नहीं होगा, ये एक ये रहा, एक नंबर, 2 नंबर, और ये एक जब आएगा गुणसूत्र तो ये भी क्या लेके आएगा, अपना गुणसूत्र लेके रहेगा। ठीक है, इस तरीका से ये एक सेल के अंदर अगर कहें तो यह इसके साथ फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा, जिसमें एक कॉपी क्या हो, एक सेल के अंदर की संरचना हम दिखा रहे हैं। इसकी एक कॉपी कहाँ से आ गई, मादा से आ गई, रेड वाली कॉपी कहाँ से आई, मादा से आई, और ग्रीन वाली कॉपी नर से आई। इस तरीका से फिर जाइगोट क्या हो गया, यह अगर हम इसको ऐसे घेर दें तो जाइगोट क्या हो गया, 2n हो गया। एक कॉपी फादर से आया, एक कॉपी मदर से आया। ठीक है, तो गैमेट जब बनता है तो उसके बाद से क्या होता है, गैमेट बनने के बाद से इनका फर्टिलाइजेशन होता है, संयुग्मन होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद से 2n यानी कि जाइगोट बना, और ये क्या करेगा, डेवलप होके नए जीव का निर्माण करेगा। ठीक है, और क्या होगा, अगर मान लो कि हम मेल के मानव जाति की बात कर रहे हैं तो इसमें जो युग्मक हमारा बना था इसमें 23 गुणसूत्र रह गए थे। अगर हम इसको घेर दें, एक युग्मक ये था, एक युग्मक ये था, एक युग्मक ये था, और एक युग्मक ये था। इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन। तो जनन हो गया, गैमेट बन गया, और गैमेट का फ्यूजन हमने दिखा दिया तो जाइगोट बना। ठीक है, तो ये नर से और मादा से आ गया। ठीक है, जाइगोट बन गया, ये आगे चल के अब क्या करा, अगर इसमें हम देखें तो ये 23 गुणसूत्र को लेके आ रहा था, ये भी 23 गुणसूत्र थे इसमें, यानी कि हैप्लॉइड था, युग्मक है तो हैप्लॉइड होगा ही। ठीक है, इसमें भी 23 गुणसूत्र ही हैं, इसमें भी 23 गुणसूत्र हैं। अब 23 गुणसूत्र वाला एक गैमेट अगर इससे मिल जा रहा है तो यहाँ पे बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट 2n, यानी कि 23 ये लेके आया, 23 ये लेके आया, तो 23 जोड़ा हो गया है ना। तो इस तरीके से मानव जाति के एक कोशिका में जो 46 गुणसूत्र होने चाहिए उसको फर्टिलाइजेशन के बाद से जाइगोट निर्माण में मेंटेन कर लिया गया। और ऐसे ही हर जीव में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये चीजें मेंटेन की जाती हैं। गैमेट बनने के दौरान आधी हो जाती हैं, फिर जाइगोट बनता है, फ्यूजन होता है, तो वो फिर उस चीज को रीस्टोर कर लिया जाता है और आगे ये डेवलप करके क्या करता है, नए जीव का निर्माण कर देता है। तो गैमेट जब हम देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन तो ऐसे गैमेट फॉर्मेशन को देखेंगे, गैमेट बनेंगे और इनका फ्यूजन देख के हम जाइगोट को बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद से आज कुछ काम है यहाँ पे, तो यहाँ आज हम इतना ही समय दे पाएंगे क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो और कुछ जो टर्म्स रहेंगे जिनका बार बार जिक्र आने वाला होगा इस चैप्टर में, उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।